अजीत पवार बार बार ये कहते रहे कि पार्टी उनकी है, चुनाव चिन्ह उनका है, पार्टी पर अधिकार उनका है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से पता था कि बगावत हो सकती है। जो विधायक गए हुए हैं अजीत पवार के साथ, उनके संपर्क मुझसे अभी भी हैं, उनसे हस्ताक्षर कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनसे जबरदस्ती लिए गए हैं। आगे आने वाला वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। सौरभ, अगर इन दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकलकर सामने आ रहा है? अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ बढ़ेगी? क्या चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिलेगी या चाचा का कोई सॉफ्ट कॉर्नर भतीजे की तरफ आएगा? नहीं, कोई सॉफ्ट कॉर्नर अभी तक तो उन्होंने नहीं दिखाया है। और देखिए, उनसे बात हुई थी साहब कि उनसे पूछा गया कि आपने कहा था गुगली डाली थी मैंने पहले वो 2019 में, जब अजीत पवार तब भी उप मुख्यमंत्री बने थे कुछ घंटों के लिए, तो उन्होंने कहा अरे गुगली कुछ नहीं, इस बार तो रॉबरी हुई है, डकैती हुई है। तो वो तो खुद मान रहे हैं कि उनके घर में सरेआम सेंधमारी हो गई, उनकी पार्टी में सेंधमारी हो गई, डकैती हो गई और अजीत पवार उनके विधायकों को तोड़ करके ले गए। इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो एक भरोसा शायद अपने बचे कुचे जनाधार को देना ये चाहते हैं कि आप घबराइए मत, असली जनता, असली मालिक जनता है और इनको भी और मुझे भी जाना जनता के बीच में ही है। और बहुत से विधायक जिनके हस्ताक्षर लेकर के गए अजीत पवार, उनसे मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं बहुत से विधायकों ने मुझे सुबह फोन किया और यह भी बताया कि इन्होंने, अजीत पवार ने हमारा हस्ताक्षर ले लिया है। तो ये बताना चाहते हैं कि जो लोग गए उनमें से बहुत सारे अभी वापस भी आएंगे। लेकिन आप अगर उस पूरी लिस्ट को देखें, जो लोग आज मंत्री बने हैं और जितने नेता आज राजभवन में मौजूद थे, वो सारे के सारे टॉप लीडर्स हैं एनसीपी के। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वो लोग हैं, अब प्रफुल्ल पटेल जिनको इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिनके बराबर, सुप्रिया सुले के बराबर उनको रखा, इसके अलावा छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, ये सारे वो लीडर्स हैं, धनंजय मुंडे, ये सारे वो लीडर्स हैं जिनको आप किसी भी पार्टी का बिल्कुल टॉप लेवल मानते हैं। तो जब वो ही साथ चले गए तो पार्टी में बचा कौन? इस वक्त कम से कम जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, इन दोनों के अलावा शरद पवार के साथ खड़ा हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, और इसीलिए मैसेज दे रहे हैं बार बार शरद पवार कि जनता के बीच में जाना है, जनता की अदालत में जाना है और जनता ही आने वाले वक्त में भविष्य तय करेगी। लेकिन समीर जी, एक सवाल अगर हम शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने तो ये खड़ा होता है कि जब आपको पहले से पता था कि बगावत होने जा रही है, अजीत पवार बार बार अपनी मंशा जाहिर कर रहे थे, वो बयान भी दे चुके हैं कि मुझे नेता विपक्ष के पद से हटा दीजिए, पार्टी में कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, इसके बावजूद शरद पवार ने पार्टी को टूटने कैसे दिया? देखिए, शरद पवार और अजीत पवार के बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने और न जाने को लेकर दो स्पष्ट लाइन खींच चुकी थी। अजीत पवार मन बना चुके थे कि मुझे किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, जो सरकार है महाराष्ट्र में उसके साथ जाना है। और शरद पवार चाह रहे थे कि मैं किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। अगर शरद पवार अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी देते, उसके बाद भी अजीत पवार यही निर्णय लेते कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है सरकार में जाने का और वह उसका हिस्सा बन रही है, तो शरद पवार को बहुत अच्छे से मालूम था कि अजीत पवार मन बना चुके जाने का और वो किसी भी समय जा सकते हैं। शरद पवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतने जल्दी होगा और विधायकों का इतना बड़ा दल चला जाएगा। देखिए, शिवसेना जब टूटी थी तो एकनाथ शिंदे के साथ भी 40 विधायक गए थे। आज जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूटी है तो अजीत पवार के साथ भी 40 विधायक चले गए। शरद पवार को लग रहा था कि अगर अजीत पवार जाते हैं तो मुश्किल से 8 या 10 या 12 विधायक वो लेके जाएंगे। ऐसे स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होगी, उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ेगी, फिर से चुनाव में जाना पड़ेगा या किसी और दल में जाना पड़ेगा। लेकिन आज जिस हिसाब से विधायक अजीत पवार के साथ चले गए और समर्थन मिला है, उसके बाद शरद पवार को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब पार्टी छोड़ने की स्थिति अजीत पवार की नहीं आएगी। शरद पवार को पार्टी छोड़ना पड़ेगी या ये हो सकता है कि अजीत पवार पार्टी के सर्वेसर्वा बन जाएंगे, ये अब तय है। देवेंद्र, इन सबके बीच प्रफुल्ल पटेल का जब जब जिक्र हो रहा है, अभी कह रहे हैं शरद पवार कि प्रफुल्ल पटेल ने भी मेरा साथ नहीं दिया, धोखा हुआ, बगावत हुई या रॉबरी जैसे शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये प्रफुल्ल पटेल तो बीते कुछ दिनों तक अभी विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, सुप्रिया सुले के साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रहे थे। ऐसा क्या हो गया बीते 2-3 दिनों में कि वो भी एकाएक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए? प्राची, वो एक पब्लिक पोस्टिंग ज़्यादा है। अन्यथा अगर प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो बीजेपी के नेताओं के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, पहले से रहे हैं। और जिस बात का जिक्र हम लोग पहले इंडिया टीवी पे कर चुके हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे
और प्रफुल्ल पटेल ने ही वो पूरी योजना बनाई थी कि कहाँ ये बैठक होनी है, और तकरीबन 4 घंटों की वो बैठक चली थी। तो प्रफुल्ल पटेल के लिहाज से आप देखें तो उसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। हाँ, पब्लिक पोस्टिंग जरूर ये करना होता है कि जब तक आप जिस दल में, जहाँ पे जिसके साथ हैं, आप उसी के बारे में बात करें। लेकिन शरद पवार को लेकर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। हालांकि शरद पवार को अगर आप देखें, उनकी पॉलिटिक्स को देखें, खासतौर पर तब जब वो खुद ही बता रहे हैं कि वो उन्होंने पिछली बार गूगली डाला था, तो ऐसे में आज भी जो कह रहे हैं, क्या उसे फेस वैल्यू पे ही उसी रूप में लेना चाहिए, या कुछ दिन बाद फिर वो कहेंगे कि कोई एक नई गूगली डाल दी गई। अन्यथा आप उनके पूरे बयान को देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, तो लगता नहीं कि ये वैसे नेता का बयान है जो ये कह रहा है कि उसके घर रॉबरी हो गई है। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रहा। और जैसा कि पहले आपने कहा कि अगर उन्हें ये अंदेशा था, क्या कभी उन्होंने ये बताया कि अजीत पवार के साथ उन्होंने क्या कोशिश की है? उन्होंने ये तक कहा कि अजीत पवार के साथ उनके फ़ोन तक पे बातचीत नहीं हुई है। कुछ नेताओं के बारे में वो कह रहे हैं कि उनसे बात हुई है, उनका दबाव में सिग्नेचर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब शरद पवार के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें और जो घटनाक्रम जो हुआ उसको देखें, तो उसमें दोनों में बहुत मैच करते हुए नज़र नहीं आ रही है। और जिस लिहाज से शरद पवार की नाराज़गी दिखनी चाहिए थी, वो कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं दिख रही है। वो झटका नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ा झटका था। शायद शरद पवार को बखूबी एहसास हो गया था कि ये होने जा रहा है, वो चाह के भी रोक नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और समीर जी से अगर समझना चाहूँगी, समीर जी, ये जो 3-4 दिन की बात कह रहे हैं, वो किस प्रकार के अपने घटनाक्रम की उम्मीद कर रहे होंगे शरद पवार? देखिए, शरद पवार अब 3-4 दिन के अंदर सबसे पहले तो वो विपक्षी नेताओं से बात करेंगे, वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, वो कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे। महाराष्ट्र में वो अपनी ताकत को तोलेंगे कि अजीत पवार अगर 40 विधायक लेके जाते हैं तो कांग्रेस के और मेरे पास कितने बचे, और आने वाले समय में मैं उस राजनीति में क्या कर सकता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में। नहीं, लेकिन जैसे ये समझना है कि जैसे वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मेरे साथ है, ममता बनर्जी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कर देंगे? बिल्कुल, महाराष्ट्र में ममता ने कोई रोल नहीं है। महाराष्ट्र में जो भी है उद्धव ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास भी कुछ बचा नहीं। एकनाथ शिंदे सब कुछ लेके जा चुके हैं। कांग्रेस खुद अपने अंतर्गिरोह में इतनी महाराष्ट्र में गिरी हुई है कि कांग्रेस भी कोई बड़ी ताकत महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार अब कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे, और उनकी कोशिश होगी किसी भी स्थिति में अजीत पवार के पास इतने विधायक नहीं रहे कि वो पार्टी को हाईजैक कर सके, पार्टी उनके पास जा सके। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि एनसीपी के बहुत सारे नेताओं से बातचीत कीजिए तो वो बताते हैं कि अगर ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में, हालांकि कितना सही कितना गलत हमें नहीं पता, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हमें वैसा बयान हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड शरद पवार शायद ये कहते हैं कि 2024 में चाहे अपोजिशन जितनी भी कोशिश कर ले, आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ही। बिल्कुल। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं आपके इस जवाब देने के पहले कि देखिए, अजीत पवार का महाराष्ट्र की राजनीति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कितना दबदबा था। जब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ 2019 में सरकार बनाई थी कुछ घंटों की, जब वापस लौट के आए, तो जब शिवसेना का सरकार बनी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। मतलब शरद पवार जानते हैं अजीत पवार की ताकत को, तो इसलिए वो उनके लिए कोई पनिशमेंट तय नहीं कर सके उस समय। हालांकि उस समय सुप्रिया सुले चाहते थे कि अजीत पवार को ड्रॉप किया जाए मंत्रिमंडल से, क्योंकि उन्होंने पार्टी से गद्दारी की थी। लेकिन शरद पवार जानते थे कि अजीत पवार को बाहर रखना मतलब पार्टी को तोड़ना है। उनके विरोध के बाद भी, उनके विद्रोह के बाद भी उनको वापस पार्टी में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मुझे लग रहा है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता है, और प्रफुल्ल पटेल ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रफुल्ल पटेल जानते हैं कि मुझे अगर महाराष्ट्र की राजनीति करना है और राष्ट्रवादी में रहते हुए राजनीति करना है, तो मुझे अजीत पवार का साथ देना होगा। शरद पवार के साथ रह के मैं महाराष्ट्र की राजनीति बहुत लंबे समय नहीं कर सकता। वैसे भी शरद पवार अब 82 ईयर्स के ओल्ड हो चुके हैं, तो आने वाले 5-7 साल से ज़्यादा की राजनीति शरद पवार के पास नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। अजीत पवार भी 63 ईयर्स के हो चुके हैं। तो आने वाली जो राजनीति है महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस की, वह बेसिकली अजीत पवार के नेतृत्व में होगी, और इसी कारण प्रफुल्ल पटेल ने अजीत पवार का साथ देना बेहतर समझा भविष्य की राजनीति को देखते हुए, 2024 की राजनीति को देखते हुए, और वह पाला बदलकर अजीत पवार के साथ चले गए। ठीक है, हेमंत देसाई भी हमारे साथ जुड़ गए सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। हेमंत देसाई जी, अगर इन दोनों ही तस्वीरों को देखिए, एक तो बहुत बड़ा झटका शरद पवार को आज लग गया जब अजीत पवार अपने विधायकों को लेकर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। 9 मंत्री आज शपथ ले चुके हैं, जिसमें खुद वो डिप्टी सीएम के तौर पर शामिल हैं। आज जो शरद पवार कह रहे हैं, जो अजीत पवार कह रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या स्टोरी समझ में आती है, या आने वाले वक्त में इसका क्या असर अब देखने को मिलेगा? क्या दिखता है इस पिक्चर को देखकर? महाराष्ट्र में ऑपोजिशन पार्टी है ऐसा अभी लगता नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ताकत बहुत कम हो गई है। एनसीपी तो अभी मेजॉरिटी अजीत दादा पवार के पास है। 2019 और 2023 में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अब उस वक्त अजीत दादा के पास जो 6-7 लोग थे, बाकी सब लोग शरद पवार के साइड में आ गए। वो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया, उसके बाद महाविकास आघाड़ी बन गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में ऐसा कहा था उन्होंने कि जो कॉन्फिडेंस मोशन होगी तो वो मतलब सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी।
तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का मिनिस्ट्री उनकी गई और ये महाविकास आघाड़ी हो गई। अभी शरद पवार ने ऐसा कहा है कि मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि सिंबल किसके पास है, नाम किसके पास है। तो उन्होंने ये अपना डिफीट कबूल किया है इनडायरेक्टली, लेकिन वो लोगों में जाके काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 1980 में जब उनकी पार्टी उन्होंने फॉर्म की थी, पहले 59 उनके पास एमएलए थे, 6 ही रह गए पोस्ट 1980 असेंबली इलेक्शन के बाद, लेकिन वापस उनकी ताकत 69 तक गई। वो अलग पार्टी थी। तो उनका मेरे ख्याल से इस उम्र में भी उनका जो मतलब जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोधैर्य है उनका, वो मेरे ख्याल से वो सराहना जैसा है, सराहने लायक है। अजीत दादा ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी जी का 9 साल में बहुत अच्छा काम रहा, और अजीत दादा ने उसके पहले भी मोदी जी का मतलब प्रेस किया था 2-3 बार, लेकिन क्रिटिसाइज भी किया था थोड़ा। छगन भुजबल जी ने ये कहा कि डेवलपमेंट के लिए हमें ये करना पड़ रहा है, हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। तो इसके पहले जो मतलब ऑपोजिशन में थे लास्ट वीक, उसके पहले भी अजीत दादा पवार ने बहुत सारे मतलब क्रिटिसाइज किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे। एकनाथ शिंदे जी पे उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो ऐसा उन्होंने कहा था अजीत दादा कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर नहीं हूँ, मैं बहुत क्रिटिसाइज आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझ पर क्रिटिसाइज करते हैं लोग, तो मैं क्या करूँ, हाथापाई करूँ क्या, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ, और उन्होंने 1 जुलाई ये डेडलाइन दी थी। आज सुबह पूना में शरद पवार जी थे, उनको पूछा गया कि अजीत दादा के पास बेंगलोर पर बहुत सारे एमएलए इकट्ठे हुए, तो वो बोले कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो सब इकट्ठे हुए, उनको कुछ भी पता नहीं चला शरद पवार जी को। जैसे 1978 में शरद पवार जी ने वसंत दादा पाटिल का मतलब पार्टी बदल कर वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए, और वो झटका दिया उन्होंने, ऐसा झटका आज उनको लगा है। और इसमें बहुत दुख की ये बात है कि महाराष्ट्र में अभी ऑपोजिशन नाम की चीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो बिल्कुल ठीक, आप भी कह रहे थे कि शरद पवार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि शरद पवार की पार्टी टूटी है। उनके विधायक अजित पवार के साथ जा चुके हैं। अजित पवार अब जिनकी वो मुखालफत करते रहते थे उनके साथ डिप्टी सीएम भी बन गए। हमारे साथ विश्वास पाठक जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, संतोष हमारे साथ हैं एनसीपी से। संतोष जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या से क्या हो गया, पैरों तले जमीन ही खिसक गई, आपकी पार्टी पूरी की पूरी टूट चुकी है, और अभी क्या होगा आगे, आपकी पार्टी का भविष्य, कौन होगा आपका नेता, यह भी तय नहीं हो पा रहा है। देखिए, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, आज 50 साल उनका कारकिर्दी जो है वो आज राजकारण में निकाली हुई है, और ऐसे झटके तो उन्होंने इसके पहले भी सहन किए हुए हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है उनके साथ है, इसके पहले भी हुआ, इसके पहले भी डिप्टी सीएम का शपथ विधि अजीत दादा ने लिया हुआ था। उसके पहले भी जब 56 अभी पत्रकार परिषद में पवार साहब ने बताया 56 आमदार थे, उसमें से 50 तो निकल गए, उसमें भी कुछ फर्क नहीं उनको गिरा। ये तो राजकारण में होते रहता है, इसके पहले भी सेना के साथ हुआ है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सोच समझ के पैर उठाया हुआ है अजीत दादा ने, क्योंकि इसके पहले पार्टी लेवल में जब वर्धापन दिन के टाइम में सभा लगाई थी, मीटिंग लगाई थी, तभी पवार साहब के, आदरणीय पवार साहब के सामने ही अजीत दादा ने अपनी जो नाराजगी थी अंदर, वो उन्होंने जताई थी। उन्होंने बोल के दिखाया था कि मुझे विरोधी पक्ष नेता पद से हटाइए और मेरे को संगठनात्मक पद दीजिए करके। तो पार्टी लेवल में इतने बड़े लेवल का नेता आज राजकारण में है, आज उनके साथ बहुत बड़े पैगामे पे आज लोग हैं, उनके साथ कार्यकर्ता है। आज बहुत से बड़े पोस्ट के जो जिले पे काम कर रहे हैं, प्रदेश में जो है आज अलग अलग संगठन मतलब सेल के प्रदेश। लेकिन मैं संतोष जी आपकी बात से ना समझ नहीं पा रही कि आप क्या क्लियर करना चाह रहे हैं। आप अजित पवार जी की भी तारीफ कर रहे हैं, शरद पवार जी की भी तारीफ कर रहे हैं, अजित पवार की भी मजबूरी बता रहे हैं। नहीं, सुनिए, एक सेकंड सर, थोड़ा सा मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। इसका मैं मतलब क्या निकालूं, मुझे बता दीजिए, पार्टी टूटी कि नहीं टूटी?
ये तो मानेंगे ना, चलेगा ना आपके विधायक छोड़कर दूसरे खेमे में? पार्टी तो टूटी ही है, सवाल ही नहीं आ रहा है। मैं वही बोलना चाहता था, क्योंकि पार्टी लेवल में जब इतना बड़ा नेता पार्टी के सभा में अपनी नाराजगी जता रहा है ना, तो उसमें इन लोगों ने तुरंत निर्णय लेना चाहिए था। आज बड़े इतना नेता को बाहर जाना नहीं देना चाहिए था। ठीक है। आज डिप्टी सीएम ये सब जो होने वाला था, ये आगे होने वाला था, लेकिन पवार साहब ने अपना राजीनामा देके उन्होंने दिखा दिया था कि अब आगे क्या होता है। उनको भी देखना था कि आगे क्या हो रहा है। नहीं तो गलती किसकी है, थोड़ा सा और क्लियर करिए सर, गलती किसकी है? ये किसकी गलती मान रहे हैं? ये पार्टी के भीतर गलती हो गई, ये शरद पवार जी से गलती हो गई, या अजीत पवार अपने आप ही चले गए? ये किसकी गलती है? नहीं, पवार साहब ने, जब भी मैं वापस बोल रहा हूँ, वर्धापन दिन के टाइम पे जब भी अजीत दादा ने अपनी नाराजगी बताई थी, उसी टाइम तुरंत पार्टी लेवल में वापस इन लोग बैठने चाहिए थे और अजीत दादा को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। ठीक है सर, ये नहीं होता था, ये आगे नहीं होता था, नहीं तो ये सब। ठीक है, आप मान रहे हैं यानी कि चूक तो हो गई पार्टी लेवल पर, जब नाराजगी जताई गई थी उसी वक्त संभाल लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती। जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं था। उनको बीजेपी के साथ जाना चाहते थे वो, इसमें कोई फ्यूचर उनको नहीं लग रहा था। जिम्मेदारी अगर प्रदेश अध्यक्ष और स्टेट प्रेसिडेंट बनाते तो भी वो चले जाते, क्योंकि उन्होंने कहा जब हम शिवसेना के साथ गए उद्धव ठाकरे के साथ तो आइडियोलॉजी खत्म हुई, तो अभी बीजेपी के साथ जाएंगे तो उसमें क्या गलती है, ऐसा उनका सवाल है। तो वो सवाल बीजेपी का इसमें कितना रोल है? विश्वास पाठक जी, आपका कुनबा तो बढ़ रहा है, आपके साथ साथी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इतने सारे आरोपों की बौछार हो रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ पार्टी तोड़ने में माहिर हैं। तमाम विपक्षी दल अब एक बार फिर से टूट पड़े आप पर कि आपने जो बाकी स्टेट्स में किया, महाराष्ट्र में अभी भी आप झटके पर झटके दे रहे हैं, भूकंप ला रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लिए। सुना हो तो उन्होंने यही कहा कि आज देश को जो एक सशक्त नेतृत्व मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, ना केवल देश में, इंटरनेशनल भी उनकी जो इमेज बन रही है, हमारे देश की सुरक्षा का विषय है, इकोनॉमी का विषय है, ये सब चीजें देखते हुए उसके मुकाबले हमारे पास नेता कौन है? राहुल गांधी। जब राहुल गांधी की बात आई तो बोले हम लोग रियली बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम किसके पीछे जा रहे हैं? राहुल गांधी देश के नेतृत्व दे सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के अल्टरनेटिव हो सकते हैं, ऐसे काफी विचार उनके मन में चल रहे थे। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का तय किया। जहां तक हमारा सवाल है, एकनाथ शिंदे और हमारी सरकार, जो हमें 2019 में मेजोरिटी मिली थी, उसी वक्त सरकार बनना तय था, मैंडेट तो हमको ही था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से धोखाधड़ी की और शरद पवार ने उसमें तेल डालने का काम किया था, उसका सब भुगतान अभी शरद पवार और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे है। एकनाथ शिंदे और हमारी सरकार तो सुचारू रूप से चल रही थी। विश्वास जी, मानना पड़ेगा ये बड़ी अच्छी जादू की छड़ी आपके पास है कि अभी तक जो लोग आपको पानी पी पी के कोस रहे थे, अभी जो आपके नेतृत्व आपके काम पर मुहर नहीं लगा रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री के काम की एक अचानक से तारीफ कर रहे हैं। कोई तो जादू की छड़ी होगी आप लोगों के पास कि ऐसे घुमाई और तारीफ के पुल बनने शुरू हो गए। मोदी जी का काम 9 साल से चल रहा है, अचानक सुनने दो, एक सेकंड मेरे को सवाल पूछा है, बोलिए पाठक जी बोलिए। देखिए 9 साल से जिस प्रकार का मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं, विकास की गंगा बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसके मुकाबले हो सकता है कि प्रतिपक्ष में भी लोग देखते कि हमारा नेता कौन है। तो जब राहुल गांधी उन्हें दिखाई देता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की वजह से वो आपकी तरफ आए, अभी भी आपके काम की वजह से नहीं होते हैं, आपके काम की वजह से नहीं, राहुल गांधी की वजह से आपकी तरफ आए, यानी राहुल गांधी तो आप ही के समर्थन में काम कर रहे हैं। फिर पाठक जी, वो तो प्रतिपक्ष में थे, वो भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोदी जी का कद काफी बढ़ रहा है और राहुल गांधी को अगले 50 साल में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर इसमें काम की बात मत करिए ना, फिर इसमें काम मत लेकर आइए, सीधे सीधे बोलिए कि राहुल गांधी की नाकामी है जो आपको फायदा दे रही है, इसलिए हर बार आप राहुल गांधी जी का जिक्र भी करने लग जाते हैं। ऐसे बोलिए ना, फिर इसे क्या घुमा फिरा के आप पाठक जी बोल रहे हैं। अब एक सेकंड रुक जाइए, आरती टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ठीक है, मैं अभी लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात रख लीजिएगा। मुझे आपकी बात से यही समझ में आया। खैर आरती टिक्कू जी, दो तस्वीर आज महाराष्ट्र में देखने को मिली। चाचा भतीजे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। आज भतीजे की बात में ज्यादा कॉन्फिडेंस झलक रहा था, ज्यादा नंबर्स थे, बड़े बड़े नेता थे। बात अगर चाचा की करें, शरद पवार की करें, तो वो जनता का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ वो एग्रेसिव हैं या उनको दुख हो रहा है, कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो ये नहीं लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भी महाराष्ट्र में अभी हुआ है और जो अजीत पवार जी बीजेपी में के साथ जो अलायंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शरद पवार जी का भी कहीं ना कहीं इसमें आशीर्वाद होगा। और शायद राजनीति का एक दस्तूरी है कि जब आपको लगे कि आप सत्ता से दूर जा रहे हैं या आप सत्ता के जितने भी रास्ते हैं वो दूर हो रहे हैं, तो आप कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में वही स्थिति हुई है कि पवार फैमिली ने बेशक कहे कि अलग अलग रास्ते पे है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समझ आई है कि महाराष्ट्र में इकट्ठे चलने से ही इन सबका भला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि बेशक अभी बीजेपी और अजीत पवार इकट्ठे हो गए हैं, ये सत्ता चलाएंगे, लेकिन याद रखिए कि जो वोटर है चीजें देखता है, समझता है। भारत का जो वोटर है, आप बेवकूफ नहीं है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अगर इन लोगों की अलायंस इकट्ठे होके ये काम करते हैं तो वोटर को स्वीकार करेगा, वोटर उसी को देखकर अगले चुनाव में वोटिंग करेगा। और अगर इन्होंने सिर्फ करप्शन या धांधलियां जो होती है बीएमसी लेवल पे या छोटे लेवल पे, अगर सिर्फ वो किया, काम नहीं किया, जनता की आवाज नहीं सुनी, तो जनता भी जो है आने वाले चुनाव में इनको उसका लाभ देगा। बात रही पवार जी की बॉडी लैंग्वेज, इसीलिए मैं दोबारा कहूंगी कि राजनीति में कोई भी कॉम्बिनेशन परमिटेड चलता है। आइडियोलॉजिकल राइवल्स यहाँ इस देश में बहुत रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट आइडियोलॉजिकल राइवल्स रहे हैं, लेकिन सत्ता की बात जब आई तो उन्होंने वो इकट्ठे हो गए। बीजेपी और लेफ्ट जिनका कोई मेल जोल नहीं है, इवन वो लोग, उन लोगों ने, बीजेपी और लेफ्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो इकट्ठे आए सत्ता के लिए। तो ये मैं कहूंगी कि हाँ, आइडियोलॉजी काम आती है जब इलेक्शन हो, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन जब राजनीति और सत्ता की बात आती है, आइडियोलॉजिकल राइवल्स ज्यादा बिल्कुल, तब नंबर्स का जिक्र होने लगता है, अपनी अपनी ताकत का जिक्र होने लगता है, जो आज अजीत पवार करते हुए नजर भी आ रहे थे। समीर जी, एक कंफ्यूजन जो अभी संतोष जी की बातों से भी झलक रहा था, और अभी जो शरद पवार कह के गए, जो अजीत पवार कह के गए, वो सबने सुना। क्या बिटवीन द लाइंस भी इस खबर को समझने की जरूरत है? क्या आने वाले वक्त में कोई नए आयाम सेट हो सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? कोई नई मूव हो सकता है शरद पवार की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से, जो सबको चौंका दे? देखिए, अब शरद पवार के पास बहुत कुछ बचा नहीं है। जिस प्रकार से अजीत पवार के साथ विधायकों का समर्थन है और पार्टी संगठन का समर्थन है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शरद पवार के हाथ में कुछ रहेगा नहीं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ इसके अंदर कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ना। आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, और जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अभी देखिए, कस्बा पेट विधानसभा चुनाव हुआ था कुछ मिनट पहले, 25 साल से सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन वह कांग्रेस ने जीत ली। टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर और अमरावती में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। एपीएमसी मार्केट के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि अगर तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव गुट और कांग्रेस, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में बहुत तकलीफ होती है 2024 में, जो अक्टूबर में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। तो मुझे लग रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा तैयारी की थी कि अजीत पवार आएंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा एक बड़ा वोट बैंक है। 32% वोट बैंक जो महाराष्ट्र में है, मराठा वोट बैंक पे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है जो इतने बड़े मराठा वोट बैंक को पार्टी की ओर आकर्षित कर सके। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लाने का प्रमुख कारण ये रहा कि दोनों मराठा लीडर्स है। एकनाथ शिंदे भी मराठा है और अजीत पवार भी मराठा है। तो मुझे लग रहा है इन दोनों मराठा नेताओं के भाजपा के साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मराठा वोट बैंक था,
वो जरूर टूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट बैंक बहुत कम मिलता था, उसका बड़ा वोट बैंक अब भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। और मुझे लग रहा है 48 सीटें जो लोकसभा की महाराष्ट्र से आती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और इसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा, और उसके तुरंत बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देवेंद्र, अगर इस पूरी खबर को समझें तो विन विन सिचुएशन में अगर अभी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले या 2024 से ठीक पहले क्या विपक्ष एक बार फिर से वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं करेगा जो अब तक गढ़े जा रहे थे कि ये डर दिखाते हैं, पार्टी को तोड़ते हैं, दुरुपयोग करते हैं सत्ता का, और कैसे ना कैसे करके लोगों को अपने साथ ले आते हैं? और देखिए प्राची, इसमें निश्चित तौर पे नेताओं के बीच ऐसी बयानबाजियां होती हैं, लेकिन जनता में इस मसले को लेके, इस आरोप को लेके कोई बहुत ज़्यादा करंट जैसा नज़र नहीं आता। इसको उदाहरण के तौर पे अगर समझें, नीतीश कुमार भी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? चलिए मान लीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ नहीं किया जा रहा है कुछ, उनके पार्टी के दूसरे नेता भी हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? ममता बनर्जी के केस में अगर कुछ नेताओं पे खिलाफ हो रही है, खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो बाकी नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं? सिर्फ ईडी और सीबीआई के चलते ऐसा नहीं होता। ऐसा इस लिहाज से होता है क्योंकि आप वो करंट अपने नेताओं में, अपने प्रदेश के नेताओं में या कार्यकर्ताओं में वो भरने में असफल रहते हैं कि उनके अंदर ये भरोसा हो कि जिसके साथ वो हैं वो उसके आगे चमकते हुए दिन नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को अगर आप लेके 2024 में जाएंगे, वहाँ पर वाकई बहुत मुश्किल है ग्राउंड पे ये अपने नेताओं को ये समझा पाना कि हम सही पक्ष में साथ खड़े हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि एनसीपी के नेता इस बात को कहते हैं, हालांकि वो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है इसलिए हम लोग पूरे तरीके से ऑन रिकॉर्ड इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन वो नेता ये दावा ज़रूर करते हैं कि शरद पवार ये कहते हैं कि विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, 2024 में के लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। अगर ये बात सच है और शरद पवार ये बात कहते हैं, तो क्या उनके प्रदेश के नेताओं को ये नहीं लगेगा कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हम लोग उस गठबंधन के साथ क्यों खड़े हैं, हमें उस गठबंधन के साथ नहीं होना चाहिए? बीजेपी के लिहाज से समझें तो वाकई महाराष्ट्र में उनके लिए बहुत ज़रूरत थी इस बात की कि एनसीपी में एक टूट हो और अजीत पवार उनके साथ आएं, क्योंकि इसके बिना निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आमतौर पे एक धारणा बनती है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति है, जबकि आप देखेंगी कि बिहार का लोकसभा चुनाव का नतीजा जब आएगा, बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं अभी मौजूदा समय में उससे बढ़ के आएगा। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ी चिंता आप कह सकती हैं कि महाराष्ट्र की चिंता बीजेपी के नेताओं के लिहाज से थी। अजीत पवार ने आज उस कमी को, उस चिंता को एक हद तक दूर कर दिया है। संतोष जी, आपने तो चिंता अपने विपक्षियों की मिटा दी, जिनके खिलाफ आप लड़ने की बात कर रहे हैं या जिनके खिलाफ एक विपक्षी एकजुटता की बात भी कही जा रही है, आपने तो उन्हीं की झोली में लाकर खुशियां डाल दी हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी पार्टी की गड़बड़ियों ने फायदा दूसरों को पहुंचा दिया? अब तो अभी इसके पहले जब भी अजीत दादा ने शपथविधि लिया था 8 बजे, तभी एक समझ सकते थे कि बाबा पवार साहब ने बाद में पवार साहब के पास वापस सब आ गए आमदार। अभी पवार साहब बोल रहे कि 2-3 दिन के बाद वापस परिस्थिति हो सकती है वैसे, लेकिन अभी नहीं है। सोच समझ के कदम उठाया हुआ है अजीत दादा ने ये, और अजीत दादा का वापस बोल रहा हूँ कि पवार साहब ने बेटा के ये पहले ही चर्चा करनी चाहिए थी। और ये पद कौन सा है, देसाई साहब ने अभी बोला था इसके पहले कि पद भी देते थे तो जाने वाले ही थे करके। जाने वाले तो उस टाइम भी थे, क्योंकि उनको ये सरकार में जब ये आघाड़ी सरकार बनी उससे ज्यादा उनको इंटरेस्ट उसमें बीजेपी के साथ थी। वो पहला डिप्टी सीएम पद लिया तभी ही मालूम पड़ा था, लेकिन अभी बहुत से पैगामे पे इनके साथ आमदार भी है, उसके साथ कार्यकर्ता भी रहेंगे अभी है, और बड़े पैगामे पे जिले के जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, जिले के पदाधिकारी भी रहेंगे, फ्रंटल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी इनके साथ अजीत पवार के साथ कह रहे हैं आप? अजीत पवार के साथ अजीत दादा के साथ ये जो अभी बगावत की ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को होने वाला है आने वाले कार्य टाइम में। ठीक है हेमंत जी, देखिए ये बात अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ में आ रही है। संतोष जी खुलकर कह रहे हैं कि अंदर की गलती थी, पार्टी टूट गई, लेकिन अजीत पवार जानते हैं कि आगे भविष्य किसके साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा और पूरी पार्टी उनके साथ है। यही कॉन्फिडेंस अजीत पवार का भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि सब मतलब सब, मुझे सबका आशीर्वाद है। 2 महीने पहले एक मराठी चैनल पर ने उनका पब्लिक इंटरव्यू लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। उन्हें पूछा गया कि कब बनना है, अभी बनना है, ऐसा उन्होंने कहा। ही इज वेरी एम्बिशियस
और 2004 में जब एनसीपी के ज्यादा एमएलए चुन के आए थे, फिर भी कांग्रेस को उन्होंने मतलब शरद पवार जी ने चीफ मिनिस्टरशिप दिया, तो वो बात उनको खटक रही थी। उनको खुद 2004 में ही चांस था। देवेंद्र जी हर वक्त बोल रहे थे कि आपको सीएम बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो ये एक ही इज वेरी ओवर एम्बिशियस, यही एक बात है। दूसरा मतलब देश महाराष्ट्र का विकास ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि इरिगेशन स्कैम में उनका नाम आया था, और विनोद तावड़े जी और देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि 70,000 करोड़ स्कैम। मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले वही एलिगेशन किया। तो वो जिस एलिगेशन उन पर है, सुनील तटकरे जी पे है, वो 2 इरिगेशन मिनिस्टर थे दोनों, तो फिर भी उनको ले लिया गया। और उसके बारे में मतलब ईडी का ये सवाल है ही, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का सवाल है, हसन मुश्रीफ के अगेंस्ट में है, छगन भुजबल जी है, उसमें आदित्य तटकरे है, कई नाम आए। शरद पवार जी ने भी उनके सब नाम लिए कि उनके पीछे इंक्वायरी लगी हुई है। तो उससे बचने के लिए भी उन्होंने किया था। जब इरिगेशन स्कैम में मतलब जो और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो स्कैम था, उसमें उनका नाम मतलब कैंसिल किया गया, तब जब प्रेस में यह सब आया तो अजीत दादा ने बोला कि ऐसा नहीं है, क्लीन चिट मुझे नहीं मिली है, शायद आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने खुद कहा था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट का नेशन डेवलपमेंट का कुछ सवाल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अजीत दादा के साथ जो सारे मिनिस्टर्स है वो एक्सपीरियंस मिनिस्टर है। शिंदे जी के गुट के जो मिनिस्टर्स है वो इनकॉम्पिटेंट है और उन पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए। इसलिए ये फडणवीस और शिंदे जी का गवर्नमेंट अच्छी तरह से चलने के लिए एनसीपी की उनको मदद होगी। समीर जी, क्या आप भी यही बात मानते हैं जो हेमंत जी मान रहे हैं कि ये ओवर एम्बिशियस होना अजित पवार का है, इसमें कोई राष्ट्रहित नहीं या कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी से उनके साथ आ गए हैं? बिल्कुल, वो हमेशा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनना चाहते हैं। और हेमंत देसाई जी जो बात कह रहे हैं 2004 के, वो बिल्कुल सही है। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस को 69 एमएलए आए थे और कांग्रेस का 71 एमएलए थे, 2 एमएलए कांग्रेस के ज़्यादा थे। अजित पवार चाहते थे कि उस समय मुख्यमंत्री पद लिया जाए और कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने उस समय दिल्ली की राजनीति का ज़्यादा ध्यान रखा और दिल्ली में अपने लिए एक एक्स्ट्रा कैबिनेट बर्थ ले ली और महाराष्ट्र में भारतीय जनता कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद दिया। यही 2014 में हुआ था, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर टेस्ट प्रूव करना था देवेंद्र फडणवीस को। उस समय शिवसेना ने समर्थन नहीं किया था, उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट पे समर्थन दिया था देवेंद्र फडणवीस को। तो उस समय भी अजित पवार चाहते थे कि हमें सरकार में शामिल होना चाहिए। तो अजित पवार तो हमेशा महत्वाकांक्षी रहे। आप देखिए छगन भुजबल पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के। अजित पवार के प्रेशर के कारण शरद पवार को उनको हटा के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था और छगन भुजबल को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा था। तो अजित पवार की महत्वाकांक्षा बहुत है। आज उप मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब जो मराठा नेता महाराष्ट्र की राजनीति में कौन बड़ा महाराष्ट्र का मराठा नेता है, एकनाथ शिंदे या अजित पवार, इनकी आपस की लड़ाई मुझे लग रहा है आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देखेगी। विश्वास जी, ये बात तो आपके विरोधी भी कह रहे हैं और ये बात चर्चाओं में निकलकर सामने आ रही है कि ले तो आए आप साथ, लेकिन आने वाला समय ऐसा तो नहीं आपके लिए मुश्किलों भरा हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे? संजय राउत तो खुलकर बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे को आपको साइड करना है, इसलिए एनसीपी का सहारा चाहिए। आप संजय राउत का रेफरेंस लेकर अगर डिस्कशन करोगे तो डिस्कशन में कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, जो हमारे साथ आता है वो हमारे नीतियों से घुल मिल जाता है और हमारे डिसिप्लिन में आ जाता है, हमको उसकी चिंता नहीं है। देखिए, वो आने के बाद में हमने जो भी कुछ कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट हम फुलफिल करते हैं। जैसे बिहार में हमारी सीटें ज्यादा रहने के बावजूद हमने नीतीश बाबू को हमने मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए बीजेपी जो है वो कमिटमेंट वाली पार्टी है। जहां तक आज का जो सवाल है, अजित पवार यह अपने ओवरऑल जो शरद पवार की पॉलिसी थे उससे पक गए थे और राहुल गांधी का नेतृत्व को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका मोदी जी का नेतृत्व अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए वो आए हैं। इसलिए हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस और हमारे डिसिप्लिन में काम करे, ऐसे हमारी अपेक्षा रहेगी।
ठीक है, आप बेशक कह रहे हो कि संजय राउत की बात पर डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष के नेता हैं, इस बात को आप भी नहीं टाल सकते पाठक जी। तो जवाब तो आपको देना होगा अगर विपक्ष आपसे कोई सवाल पूछेगा, ये कह के थोड़ी ना बचा जा सकता है। हेमंत जी कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें, बोलिए हेमंत जी जल्दी से। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अजय दादा पवार ने बहुत सारी प्रेस की थी, उन्होंने कई बार प्रेस की, और एकनाथ शिंदे पर उन्होंने कल परसों क्रिटिसाइज किया था एकनाथ शिंदे जी को, उनको ही टारगेट कर रहे थे वो, देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं। एकनाथ शिंदे को मतलब कई मुद्दों पे उन्होंने टारगेट किया, और ये मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी, मतलब अभी वो दूसरी बात कह रहे तो मतलब विश्वास कैसे रखेंगे हम? जनता इतनी मूर्ख नहीं है ना, ये तो सोचना पड़ेगा। बीजेपी कितना क्रिटिसाइज कर रही थी अजीत दादा पर। नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अजीत पवार या बीजेपी के साथ नजर आ रहा हो। वो कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप देखें तो शिवसेना कांग्रेस में कितना कॉन्ट्रडिक्शन था, एनसीपी और शिवसेना में कितना कॉन्ट्रडिक्शन था, वो आजकल साथ हैं। तो उस बात का कोई बहुत मतलब नहीं है उसके लिए किसी एक को कहना। दूसरी चीज की प्राची ये कहना है कि अजीत पवार बहुत एम्बिशियस हैं। कौन सा नेता ऐसा है जो एम्बिशियस ना हो? कोई ऐसा नेता है जिले स्तर पर से लेकर देश के प्रधानमंत्री के स्तर तक आप देख लें तो कोई भी ऐसा नेता पॉलिटिक्स में आपको दिखेगा जो एम्बिशियस ना हो? सवाल इस बात का रहता है कि क्या आप अपनी पार्टी के नेताओं में वो भरोसा दे पाते हैं कि नहीं, कि वो उनको ये दिखे कि इस व्यक्ति के साथ हमारा भविष्य उज्जवल है या इस व्यक्ति के साथ हम रहें तो ये सही कदम उठा रहा है। आज अगर अजीत पवार एनसीपी से अलग हो रहे हैं और शरद पवार आके ये कह रहे हैं कि निशान और पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो समझा जा सकता है कि अपनी पार्टी के भीतर उनकी स्थिति कैसी हो गई है। और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही हुई होगी कि उनको, उनके अपने नेताओं को ये भरोसा देने में वो सफल नहीं रहे हैं कि जो कदम वो उठा रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। अजीत पवार अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बाकी सारे नेता, और अगर इतने सारे नेता एक साथ आपके साथ टूट कर आ जा रहे हैं, और दूसरा अजीत पवार को भी बखूबी मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी उसमें ऐसी शर्तों को रखकर तो कम से कम आप उनके साथ नहीं चल सकते। अगर उनको ये पता है कि 2024 के इलेक्शन में उनके हिसाब से क्या होने जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसा ही हो जाएगा, लेकिन वो जो सोच रहे होंगे उसी के हिसाब से उन्होंने कदम उठाया। तो देखिए आने वाला वक्त बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शरद पवार भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन इंतजार करिए, देखिए क्या होता है। वो क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन लौटते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। महाराष्ट्र में आज इतना बड़ा सियासी उठापटक हुआ है जिसकी कल्पना आज सुबह तक किसी ने नहीं की थी। शरद पवार के पैरों तले जमीन अगर खिसकना ऐसे बोलेंगे तो गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अजीत पवार आज एकाएक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और फिर वहां हुआ शपथ ग्रहण समारोह। कुल 9 मंत्री आज एनसीपी के कोटे से बनाए गए हैं। अजीत पवार बन चुके हैं उप मुख्यमंत्री। दोनों ही चाचा भतीजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही अपनी अपनी शक्ति की बात कर रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार कह रहे हैं कि एनसीपी उनकी है, तो शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि जनता है, सब देखती है। इन सबके बीच जो अब खबरें देवेंद्र सामने आ रही हैं, एनसीपी के समर्थक अपना गुस्सा जाहिर करने लगे हैं, कालिक पोती जा रही है उन लोगों के चेहरे पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अजीत पवार के साथ जाना चाहते हैं। इन तमाम कंफ्यूजन्स के बीच में अब शरद पवार का रोल क्या रह जाता है, वो कैसे संभालेंगे? कह तो रहे हैं कि मुझे आदत है सब कुछ संभालने की, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? और निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल स्थिति है। और आप कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देखें तो जैसे छगन भुजबल, माली कम्युनिटी के नेता, बंजारी कम्युनिटी के नेता, पश्चिम महाराष्ट्र के मुस्लिम नेता, ये ऐसे ऐसे नेताओं का जो पूरा एक बुके हो सकता है जो कि पॉलिटिकली हर एक पॉकेट में, हर एक जिले में आपने क्रिएट किया इतने सालों में, वो अगर छोड़ के चले जा रहे हैं तो सिर्फ वो नेता छोड़ के नहीं जाते बल्कि उनके साथ उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी छोड़कर जाते हैं। क्या शरद पवार के अंदर आज इतनी आग है? आग के लिहाज से मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अजीत पवार के बारे में आप कह रहे हैं कि हाँ उनको सरकार में आना था, उन्होंने ये किया। क्या शरद पवार के अंदर इतनी आग अभी बची हुई है 82 साल की उम्र में कि वो फिर से ये ऐसे ऐसे नेता क्रिएट कर सकें? और क्या उनके पास इतना समय है अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से कि ऐसे नेता को क्रिएट कर सकें? और क्या उनके पास सबसे बड़ी बात जो है कि ऐसी वजह है, क्या आप राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतनी ताकत लगाना चाहेंगे? ये सारी देखने वाली बात होगी कि क्या शरद पवार वो मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं जो कि शरद पवार आज से 20 साल 30 साल पहले जिस प्रकार की एनर्जी से काम करते थे। और वही चीज़ ये तय करेगी। अगर प्रफुल्ल पटेल को ये पता होता, अगर छगन भुजबल को ये पता होता, अगर अदिति को पता होता, इन सारे नामों को देख लें,
क्या वो ये कदम उठाते हैं। उन्होंने भी ग्राउंड पे एहसास किया होगा कि अब मुफीद यही है कि अजीत पवार जो कह रहे हैं उनके साथ जाया जाए। और मुझे बताया गया कि एनसीपी में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी जब शरद पवार पटना गए थे, और वो अजीत पवार जब इस बात को कहते थे उन नेताओं के साथ, प्रदेश के नेताओं के साथ, कि क्या इस दिन के लिए हम लोगों ने पॉलिटिक्स की है कि वहाँ पे जाके ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभियान चलाएं, और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं, संजय राउत एनसीपी के बारे में इतनी सारी बातें कहते हैं, तो वहाँ पर उन नेताओं के लिए शायद पाला बदल का जो ऑफर था वो ज़्यादा बेहतर लगा होगा। शरद पवार के सामने यही चुनौती होगी कि क्या ऐसे दूसरे नेता इतने कम समय में वो क्रिएट कर पाते हैं। शरद पवार के सामने चुनौती है, लेकिन अजित पवार कैसे अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं वो तस्वीरें भी अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। अजित पवार के घर पर जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। विधायकों के पहुंचने, उनसे मुलाकात के बाद निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजित पवार की जो ताकत है वो अभी फिलहाल क्या है, वो किस ताकत के बल पर ये कह रहे हैं कि एनसीपी हमारी पार्टी है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ या मौजूदा सरकार में अगर वो शामिल हुए हैं तो वो एनसीपी के तौर पर हुए हैं, पार्टी के तौर पर हुए हैं, एनसीपी से अलग होकर नहीं हुए हैं। ये अगर अजित पवार कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं वो ये तस्वीरें बता देंगी, क्योंकि जो विधायक अंदर मौजूद थे, अजित पवार से मुलाकात कर रहे थे, वो अब निकलना शुरू हो गए हैं अजित पवार के घर से। अभी तक जो दावा किया जा रहा है वो 30 से 40 विधायकों का दावा किया जा रहा है कि इतने विधायक अजित पवार के साथ हैं। हालांकि जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, म्हणजे माझ्या वक्तव्य त्याच्या विरोधात सर उन्होंने कहा कि आपको स्टेट प्रेसिडेंट बना। सर उन्होंने कहा आपको वर्किंग कमेटी। हमारे नेता पवार साहब ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य नहीं करूंगा। वो हमारे सम्माननीय है, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सर लेकिन वो एक और इसलिए हमने जो भी निर्णय लिया है, जैसे अजीत पवार जी ने अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने निर्णय जो लिया है पार्टी करके लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है, और इसलिए जो भी हमारा निर्णय है वो अधिक पवार जी ने कहा है कि आपके ऊपर ईडी का, सबके ऊपर ईडी का दबाव है, इसके वजह से कोई भी किसी पे दबाव नहीं है और कोई भी ये सब बोलने की बातें सर पवार जी अब ऐसा है, मैं कुछ भी उसके बारे में प्रतिक्रिया, उन्होंने जो बोला, पवार साहब ने बोला, वो आपके ऊपर खास करके काफी नाराज है सर, खास करके आपके ऊपर कि आपने धोखा दिया, क्योंकि आपको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया था सर। यस सर, यू स्पीक सर। मैं 1991 से लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बारी बारी कई बार बना हूं, और इसलिए जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और शरद पवार जी के माध्यम से जो भी पार्टी ने मुझे दिया है उसके लिए मैं सदैव आभारी हूं, उनका भी आभारी हूं, पार्टी का आभारी हूं। और इसलिए आज जो भी कुछ निर्णय हुआ है वो पार्टी का निर्णय समझकर अजीत पवार जी ने लिया है। उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने आज सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। प्रफुल्ल पटेल को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने उनके लिए क्या कहा, वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि शरद पवार उनके लिए सम्माननीय हैं। अजित पवार ने फैसला लिया है पार्टी का, इस लिहाज से लिया है कि आने वाले वक्त में पार्टी की मजबूती महाराष्ट्र में बनी रहे। देवेंद्र, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले इस बात को आप समझा दीजिए कि आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार नहीं कर रहे हैं। शरद पवार कुछ नहीं कह रहे हैं, इधर प्रफुल्ल पटेल कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, लेकिन अदावत भी हो गई, बगावत भी हो गई, अलग भी हो गए, फिर भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, पार्टी एक है। देखिए, प्रफुल्ल पटेल से तो उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो शरद पवार के खिलाफ बोलेंगे। प्रफुल्ल पटेल आज जो कुछ भी यहाँ वो खुद बयानों में बता भी रहे हैं किस प्रकार से उनको यहाँ तक लेकर आया गया, तो इसी लिहाज से क्योंकि शरद पवार को बेहद भरोसेमंद रहे हैं, और ऐसे में शरद पवार को लेके कोई ऐसी बात वो कहें जो कि जनता में खराब मैसेज आए, निश्चित तौर पर प्रफुल्ल पटेल से उम्मीद नहीं की जा सकती, ना ही अजीत पवार से उम्मीद की जा सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि शरद पवार के, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक फायर दिखना चाहिए था, अगर इतनी बड़ी रॉबरी हुई है तो वो फायर नज़र नहीं आया। उनका ये कहना है कि उन्हें अंदेशा था कि अजीत पवार ये काम करेंगे, और फिर ये कहना कि आज सुबह जब पत्रकारों ने उनसे बताया कि आज इतने सारे विधायक वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, तब भी उसको लाइटली लेना, उस पर अजीत पवार से फ़ोन तक पे बात नहीं करना, ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा संदेहास्पद इस लिहाज से है कि शायद शरद पवार को ये एहसास हो गया था पूरी तरह से, उन्होंने मान लिया था कि या तो वो रोकना नहीं चाहते या वो रोकने में सक्षम नहीं है।
मैं ये दोनों पॉसिबिलिटी इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि वो खुद ही बताते हैं कि कैसी कैसी गुगली वो डालते हैं, तो ऐसे में न जाने आगे आने वाले दिनों में कौन सी गुगली की बात वो कर दें। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां रही होंगी, तभी इतना लाइटली उन्होंने लिया। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई प्राची कि अगर वो रॉबरी है तो वो आग, वो फ्रस्ट्रेशन, वो निराशा या उस तरह की आग नहीं दिखी शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जैसी दिखनी चाहिए थी या जैसी एक्सपेक्टेड की जा सकती है ऐसी परिस्थिति में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।